गरीब बहू का पुश्तैनी तरीके से गृह प्रवेश। मम्मी मम्मी जल्दी से शादी में चलो ना, वरना शादी का खाना खत्म हो जाएगा। वाह, इस बनारसी साड़ी के साथ ये चटक लिपस्टिक कितनी खल रही है। बस बेटा फटाफट सैंडल पहन लूं, फिर चलते हैं। तभी योगिता एक सादा सा सूट पहनकर थोड़ा सहकर पूछती है, चाची जी क्या ये सूट मुझ पर खिल रहा है? ज्यादा श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, तुझे लड़का दिखवाने नहीं लेकर जा रही, मुखिया जी की बेटी के विवाह में बर्तन मांजने हैं। जहां पूनम खुद नए पहनावे में जची हुई थी, योगिता सादा सलवार कमीज पहने हुए शादी में आती है, जहां मुखिया जी की बेटी के विवाह में निमंत्रण पर कई शाही परिवार मौजूद थे। वैसे मुखिया जी ने बेटी की शादी में खान पान से लेकर स्वागत सत्कार की अच्छे से व्यवस्था की है, क्यों देव जी? जी बिल्कुल वसुंधरा जी। तभी अपनी महंगी ड्रेस संभालते हुए पत्रलेखा घमंड से बोलती है, वेल मम्मी जी, पापा जी, आई मस्ट से मुखिया जी की बेटी की शादी का अरेंजमेंट कुछ खास नहीं लगा। 4 टेबल कुर्सी लगवा दी, खाना भी गरीबों वाला खिलाया। कम से कम हम जैसी पुश्तैनी फैमिली वालों को बुलाया है तो शादी में शाही खाना तो बनाते। लाखों रुपए खर्च करके मैंने ये लहंगा खरीदा था, इसका भी पैसा वसूल नहीं हुआ। तभी योगिता जूठे प्लेट समेटते हुए नर्म लहजे में जवाब देती है, क्षमा कीजिएगा मगर एक पिता अपनी बेटी के विवाह में जीवन भर की कमाई लगाता है, आपको ऐसे खाने का निरादर नहीं करना चाहिए। योगिता का आचरण वसुंधरा को काफी जचता है, वहीं योगिता सिद्धांत के दिल में बस जाती है। दिस इज टू मच। इस 2 कौड़ी की गरीब बर्तन मांजने वाली की हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? इसे मजा चखाना पड़ेगा। पत्रलेखा शादी के कुछ वेटर को पैसे देकर उसे परेशान करने भेजती है, जहां पंडाल के वो बर्तन धो रही थी। अरे मेरी रबड़ी रसमलाई, इस गोरे गोरे हाथों से बर्तन क्यों धो रही हो? अपनी खूबसूरती खराब कर रही हो, मैं धो दूं? खबरदार, जो मुझे छुआ एक लगाऊंगी ना। अरे कम से कम इसी बहाने तुम अपने गोरे गोरे हाथों से छू तो लोगी। उसी मौके पर पंडाल के पीछे वाले हिस्से में सिद्धांत आ जाता है। अरे आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें छेड़ने की? नो मीन्स नो। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। सिद्धांत जैसे ही योगिता को घर छोड़कर जाने लगता है तो पूनम उसके बाल पकड़ के, क्यों री मनहूस करमजली इतनी रात तक किसके साथ गुल खिला रही है? चाची जी छोड़ दीजिए। अगले कई दिनों तक सिद्धांत योगिता का पीछा करता है। देखिए, आपने उस दिन मेरी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद, पर मेरा पीछा मत कीजिए, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। योगिता, मैं भी उन लड़कों में से नहीं हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ और पूरे विधि विधान से तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी का फैसला मेरी चाची तय करेंगी। ये बोलते हुए योगिता के चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। सिद्धांत अंदर से अपने टूटे हुए दिल को संभाल कर बोलता है, ये मेरी बदकिस्मती है जो मैं तुम्हारे दिल में अपनी तो लिए थोड़ी जगह भी नहीं बना सका। ये मेरा नंबर है, जब भी दिल हो फोन कर लेना। कुछ दिनों में योगिता की चाची पैसों की लालच में उसकी शादी दुगने उम्र के व्यक्ति से तय कर देती है। पंडित जी, फेरे शुरू कीजिए। रुक जाइए, ये शादी नहीं होगी। सिद्धांत के साथ उसकी माँ वसुंधरा मौजूद थी, जिसके हाथों में शगुन की थाली थी जिसमें पुश्तैनी जूड़ा और जेवरात थे। बेटी, तुम्हें इस विदुर व्यक्ति से शादी करके अपनी जिंदगी नरक बनाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे परिवार की बहू बनोगी। योगिता बेटी, अपने हाथों से अपनी खुशी भरी तकदीर को ठोकर मत मार, तुझे तेरा मनचाहा वर चुनने का अधिकार है। योगिता शादी के मंडप से उठ जाती है और वसुंधरा का दिया जोड़ा जेवर पहनकर मंदिर में शादी करती है। वसुंधरा उसे विदाई करवा कर ले आती है। अपने होने वाले ससुराल को सोचकर योगिता के मन में उथल पुथल थी। तभी गाड़ी एक बड़े दरवाजे के अंदर जाती है, जहां की सड़क हीरे की तरह चमचमा रही थी। शाही घराने के बाहर कई सारे नौकर चाकर हाथों में फूलों की थाली लेकर खड़े थे। हे भगवान, कहीं मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मेरा ससुराल तो राजमहल जैसा है। गाड़ी के रुकते ही एक नौकर गेट खोलकर सर झुकाते हुए कहता है, इस शाही परिवार में आपका स्वागत है छोटी मालकिन। योगिता जैसे ही पैर जमीन पर रखती है तभी सारे नौकर चाकर चांदी की प्लेट में से फूलों की बरसात करते हैं। हम सब आपका स्वागत करते हैं छोटी मालकिन, हम सब आपका स्वागत करते हैं छोटी मालकिन। आओ छोटी बहू,
आगे बढ़ो, गृह प्रवेश के लिए सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी जैसे ही बहू का पुश्तैनी जोड़े का दुपट्टा जमीन पर पड़ने वाला होता है कि नौकर चाकर उसे थाम लेते हैं और दुपट्टे को पकड़ पकड़ कर उसके पीछे पीछे चलते हैं। कुछ नौकर फूल बरसाते चलते हैं। ये खुशियों भरा मंजर गरीब बहू की आंखों में समा नहीं पा रहा था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझ जैसी गरीब लड़की का पुश्तैनी ससुराल में इतना शानो भरा आलीशान गृह प्रवेश होगा। तभी देवर वीर आतिशबाजी करते हुए ठुमके लगाकर नाचता है। भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे, आएगी जब जब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे। जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, राम जी बिहाने चले सीता मैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बने हैं किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। हमारे शाही परिवार में आपका खूब स्वागत है छोटी भाभी। जी धन्यवाद। योगिता जैसे ही चौखट तक पहुंचती है तो देखती है कि उसके ससुराल की पूरी चौखट चांदी की बनी हुई है और एक तरफ चांदी की कलश में गृह प्रवेश के लिए चावल, दूसरी तरफ परात में काफी सारा दूध भरकर रखा हुआ था। बहू, हमारे कुल का रिवाज है, गृह प्रवेश से पहले बहू का पैर पखारा जाता है। इस दूध में पैर डालो। माँ, आपने मुझ जैसी अनाथ लड़की को अपने घर में सहारा दिया, अपने बेटे से शादी करवाई। आपके चरण धोकर पीना तो मेरा कर्तव्य है। बहू रानी, इस खानदान में बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अब पैर रखो। डबडबाई आंखों से योगिता दूध में पैर डालती है, कलावती पैर धोती है और वसुंधरा आरती करती है। बहू, इस कलश को सीधे पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ। गृह प्रवेश होने के साथ पुश्तैनी ससुराल का हर एक सदस्य बहू को भेंट देता है। बहू सबके पैर छूती है। तभी पत्र लेखा तंज कसती है। वैसे मुझे तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही तुमने इतना लंबा चौड़ा हाथ मारा है कि पुश्तैनी परिवार की बहू बहन बैठी हो। पत्र लेखा बहू, ये क्या लहजा है? याद रहे, योगिता इस घर की छोटी बहू है तो उसे आदर देना सीखो। आदर माय फुट। जेठानी जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आशीर्वाद चाहिए। योगिता जैसे ही पैर छूने की कोशिश करती है, पत्र लेखा पैर खींच लेती है। ये मेलोड्रामा करने से मैं मेल्ट नहीं होने वाली। रिश्ता बराबरी वालों में होता है। छोटी बहू, तुम उसके बर्ताव को दिल से मत लगाना। स्वरा, भाभी को कमरा दिखा दो। चलिए भाभी। ननद बहू को शाही कमरे में छोड़ती है जहां मखमल का बिस्तर और फूलों से सब सजा हुआ था। अगले दिन बहू रसोई में आती है। अरे छोटी बहू, आप रसोई में किस लिए आई हैं? प्रणाम काका, आज मेरी पहली रसोई है ना, वही करने आई हूँ। छोटी बहू रानी, आप अपनी फरमाइश बता दीजिए, हम बना देंगे खाना। हमें इस घर में खाना बनाने के लिए रसोईया रखा गया है। रामू काका, आप सभी रोजाना खाना बनाते हैं, आज आप आराम कीजिए, मैं सबको बनाकर खिलाती हूँ। रसोई के अंदर असीमित राशन तेल, घी का भंडार, चांदी पीतल के डिनर सेट सजे हुए थे। योगिता सभी के पसंद का व्यंजन बनाती है। रसमलाई, शाही टुकड़ा, पूरी, पुलाव सब तैयार हो गया। एक बार सब्जी का नमक चख लेती हूँ। कुछ देर में बहू शाही मेज पर खाना परोसती है। क्या बात है देवरानी जी, तुमने तो आते ही पुश्तैनी ससुराल के सारे कायदे कानून तोड़ना चालू कर दिया। हमने इतने रसोइया किस लिए रखे हुए हैं जो तुम खाना पका कर लाई हो? पत्र लेखा बहू, आज तक तुम्हारे पांव तो रसोड़े में गए नहीं, तो छोटी बहू के खाने में अड़चन मत बनो। योगिता के पक्ष में बोलते देखकर पत्र लेखा को मिर्ची लग जाती है। रामू काका, राम भैया, आप सब लोग भी बैठ जाइए। पर छोटी मालकिन, हम कैसे बैठ सकते हैं? बैठ जाइए राम भैया, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। सारे नौकर बैठकर खाने लगते हैं। तभी पत्र लेखा उठ जाती है। बस यही बाकी रह गया था कि अब ये नमक रोटी खाने वाले नौकर हमारे बराबर में बैठकर शाही खाना खाएंगे। मेरी भूख मर गई। जेठानी जी, इस प्रकार खाने के बीच से उठकर नहीं जाना चाहिए, अन्य देवता का अनादर होता है तो होने दो, आई डोंट केयर। ऐसे ही दिन गुजरते हैं जहां योगिता अपने स्नेह प्रेम के भाव से सबके दिल में जगह बना लेती। पत्रलेखा के बर्ताव से सबके दांत खट्टे हो चुके थे। फिर एक दिन, बहू, आज हम शाही परिवार को एक पार्टी में जाना है, तो तुम ये ड्रेस पहन लेना, मैंने आज ही मंगवाई है। इतनी महंगी ड्रेस योगिता को मिलते देखकर पत्रलेखा जलकर खाक हो जाती है। ये गरीब दहेज में एक खोटा सिक्का भी नहीं लेकर आई, फिर भी इसका गृह प्रवेश आलीशान हुआ है और अब हर चीज इसे मेरी बराबरी की दी जा रही है। ये मुझे हजम नहीं। योगिता को इतना आदर मिलते देख पत्रलेखा को चुभने लगता है, जिसके चलते वह उसकी ड्रेस काट देती है। ऐसा करते वसुंधरा देख लेती है। पत्रलेखा बहू, आज तुमने जलन में सारी मर्यादा लांघ दी। किसी गरीब को थोड़ी खुशी क्या मिल गई, तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ?
पत्रलेखा का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाता है, जिससे वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि योगिता के आने से मेरा महत्व खत्म हो गया, इसीलिए मैं ये सब करने लगी। दीदी, जो आपका स्थान है वो आपका ही रहेगा, मैं उसे नहीं लूंगी। यकीन कीजिए, मुझे किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। अंत में पत्रलेखा की आंखों पर से जलन का पर्दा हट जाता है और अब वो भी योगिता को स्वीकार कर लेती है।